गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर करेंगे 9th क्लास के लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण सभी को पता है, हर देश का अपना एक संविधान होता है और चाहे वो लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, हर देश का अपना संविधान होता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमारे देश के संविधान निर्माता सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। किस तरीके से हमारे देश में संविधान बनाया गया और विश्व में लोकतांत्रिक देशों के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे रही, उन सब के बारे में इस लेसन के अंदर, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान है क्या, संविधान कैसे बनता है और उसे कौन बनाता है। इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संविधान होता क्या है? संविधान कुछ बुनियादी नियम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अपने परिवार से ही लेते हैं कि परिवार जो होता है वो कैसे चलता है, घर का मुखिया कुछ नियम बनाता है, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग वो अपने पूरे घर को चलाता है। वैसे ही एक देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कायदे कानून की ज़रूरत होती है और वो लिखित रूप में होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कुछ बुनियादी नियम हैं। संविधान क्या है? कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान क्या करता है? नागरिकों को अधिकार देता है। सरकार की शक्ति की, सरकार के पास कितनी शक्तियाँ होनी चाहिए और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है कि सरकार कैसे कार्य करेगी, उसके पास शक्तियाँ कितनी हैं, और वो देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि हमारे देश के हर नागरिक के पास क्या है? वोट डालने का अधिकार है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन सब के बारे में अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में। जैसे कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने दक्षिण अफ्रीका को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहाँ पर क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरीके से फिर संविधान का निर्माण किया, इन सब बातों के बारे में इस अध्याय के अंदर पढ़ा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्वों के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्वों का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। इस आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह कथन नेल्सन मंडेला के हैं, जिन पर गोरों की सरकार ने, अंग्रेज़ों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। यहाँ पर एक नया शब्द आया है जो क्या है? देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को यह साबित कर दिया जाता है कि अपने देश के खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को देशद्रोही जो है, गोरी सरकार ने देशद्रोही मानकर उस पर मुकदमा चलाया था और उसके साथ उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो रंगभेद का मतलब यहाँ पर क्या है? जब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। वहाँ पर हुआ कैसे? जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर चले गए और उनको अपना गुलाम बना लिया। जैसे कि इंडिया में तो वो बहुत कम संख्या में थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचे और वहाँ पर जो है रहने लगे और
फिर काले और गोरों के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो रंग से काले थे, तो इस प्रकार से श्वेत और अश्वेत ये भेदभाव जो है वहाँ पर शुरू हो गया। इसी को रंगभेद कहा जाता है। और रंगभेद के से चलने वाले शासन व्यवस्था का किसने विरोध किया? नेल्सन मंडेला जी और उनके साथियों ने, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया, उनको कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अगले 28 वर्षों तक उनको सज़ा सुनाएगी। 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की एक जेल जो बहुत ही में प्रसिद्ध जो है वो जेल रोबिन द्वीप, वहाँ पर जो है कैद कर दिया गया। यहाँ पर रोबिन द्वीप के अंदर जो है इनको कैद कर दिया गया। अब बात आती है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की। किस प्रकार से नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर अश्वेत लोगों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बारे में। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे कि भारत को। और फिर पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन अश्वेत कहा जाता था। और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ पर मिश्रित नस्लें, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला, जैसे कि जो लोग बाहर से चले गए थे वो न तो गोरे हैं न काले, तो उनको कैसे नाम दे दिया गया, रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी और उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। अगर उन्हें वहाँ पर जाना होता था तो उसके लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। रेल, बस, गाड़ी, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पुस्तकालय, सभी के लिए सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। ये गोरों के लिए अलग सुविधाएं और कालों के लिए अलग अलग सुविधाएं। ये क्या कहलाया? पृथक्करण। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था और अगर उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका विरोध करने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले एक संगठन, अफ्रीकी संगठन जिसका नाम क्या था, नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे सब के सब इकट्ठे हो गए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के इस आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की और अश्वेत लोगों की हत्या की और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। फिर एक नए संविधान की ओर किस तरीके से जो है उनका नया संविधान बना। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हुआ कि अब जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज नहीं किया जा सकता, उन्हें जोर ज़बरदस्ती दबा कर नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए गोरी सरकार ने अपने कुछ कानूनों में, कुछ नीतियों में बदलाव किया। भेदभाव वाले कानून उन्होंने वापस ले लिए और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर जो पाबंदियां लगा रखी थी उन पाबंदियों को हटा दिया। 28 वर्ष तक जेल में रह रहे नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश
बन गया। इस प्रकार से यहाँ से एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रमुख नेता कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला जी। और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई दक्षिण अफ्रीका के अंदर, वो 26 अप्रैल 1994 को। नेल्सन मंडेला जी को कितने वर्षों तक जेल के अंदर डाल दिया गया, 28 वर्षों तक जेल के अंदर डाल दिया गया। वो जेल कहाँ थी, रोबिन द्वीप में। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, आखिरकार रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। और फिर मिलीजुली सरकार, मिलीजुली कैसे, श्वेत और अश्वेत दोनों ने मिल कर के जो है सरकार बनाने का और देश को चलाने का फैसला किया। यह सब कैसे हुआ, आइए असाधारण बदलाव के लिए बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से यह सब जाना। ये दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने ये शब्द कहे। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने का पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बल साहस पर भरोसा था। दोनों ने एक दूसरे पर बिलीव किया, विश्वास किया और वे एक दूसरे वैसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका संविधान अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म उन पर किए हैं उन सब को वो भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ़ कर दें। अब सभी लोग, सभी नस्लों, चाहे वो काला था या गोरा, तो सभी को या स्त्री या पुरुष सभी को समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का संविधान का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया तो और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। 2 वर्षों जो ये संविधान, अब दोनों ने मिलकर के संविधान बनाया। संविधान बनाने में 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, व्यापक मतलब ज़्यादा, उतनी दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण ही संभव हो पाया। यहाँ पर नेल्सन मंडेला के कुछ शब्द दिए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी और क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। सभी तो अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है।